हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। सुमन विद स्टोरीज़। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दीदी, मैं हमेशा सोचती हूँ हमें भगवान ने ऐसा क्यों बनाया कि हमारी आबरू का मोती दूसरे के पाप से बेआब हो जाता है। मेरी क्या गलती थी दीदी? 16 साल की उम्र में मैं एक गरीब बाप की बेटी अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाने की नीयत से स्कूल से आने के बाद 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ना मैं घूमने निकली थी और ना ही किसी लड़के के साथ मौज मस्ती कर रही थी। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ दीदी? फिर वह रोने लगी। सरिता वही दुखड़ा सुनते सुनते ऊब चुकी थी, तरह तरह से समझा चुकी थी। मानवी भूलने को तैयार ही नहीं थी। मानवी जिंदगी कुछ पलों का नाम नहीं है, यह एक लंबा सिलसिला है जिसमें बहुत कुछ हमारी इच्छा के विपरीत होता है। आगे की मंजिल पाने के लिए, अपने जीवन से दुख के अंधेरे मिटाने के लिए, जीवन में मान सम्मान पाने के लिए मनुष्य को बारंबार प्रयास करना चाहिए, और वही हम सब मिलकर कर रही हैं। अपने से अधिक पीड़ित को देखो ना, कई लड़कियों को सामूहिक बलात्कार के बाद मार कर फेंक दिया जाता है। वे अपना प्रतिकार लेने के लिए जीवित नहीं रह पाती। हम तो फिर भी ठीक हैं, हमारा जीवन तो बच गया। देह की मेल को दिन रात जीकर आत्मा पर धूल की तरह मत छा जाने दो मानवी। देखना, एक दिन सब कुछ भूलकर सब लोग तुम्हारी प्रति श्रद्धा रखेंगे और पापी लोग सदा निंदित होकर मरेंगे। चलो अब कुछ बना लेते हैं। आज हमने दोपहर का भोजन भी नहीं किया। आज का दिन हमारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है मुकदमे के कारण, और हम इसे हर दम जीते रहें। अब देखना, बड़ी जल्दी भूल जाएंगे। सरिता ने मानवी को ही नहीं, स्वयं को भी समझाया। नाराज़ मत होना दीदी, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। फिर भी कहूँगी कि भगवान की कृपा से तुम्हें इस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ा, इसलिए तुम भूलने की बात कहती हो। मानवी का स्वर जरा सा कसेला हो गया। उसकी बात सुनते ही सरिता का चेहरा काला पड़ गया। पूरे शरीर में जैसे सनसनी दौड़ गई। वह धम से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी हालत देखकर मानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। माफ़ करना दीदी, यदि मेरी बात से तुम्हें कोई ठेस पहुंची हो तो मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वह रसोई की ओर भागी। मानवी, मानवी, मैं इस दर्द से अनजानी हूँ। ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है। देख रही हो न स्नेहा को? कभी सोचा कि इसे मैं कहाँ से लाई? इसके रिपोर्ट कार्ड में जिस देवदत्त का नाम लिखा है, उसे क्या कभी देखा तुमने? सरिता की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, वे मेरे पति हैं। सारे समाज के सामने उन्होंने मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए थे। तो दीदी, क्या वे जीवित हैं? हाँ, वे जीवित हैं, लेकिन कभी अपनी बेटी को देखने नहीं आए। जानती हो क्यों? सरिता ने आंसू भरी निगाहें उठाकर उससे पूछा। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो बता दीजिए दीदी। वही पीड़ा, वही दर्द जिसे तुम एक पल के लिए भी भूल नहीं पा रही हो। क्या शादी के बाद की बात है? मानवी की जिज्ञासा चरम का स्पर्श कर रही थी। देव एक अच्छी कंपनी में सर्विस करते हैं। हमारा अपना घर था जिसमें जीवन उपयोगी सारे संसाधन थे। वे सुरुचि वाले व्यक्ति थे। घर में तो एकदम सहज थे, किंतु बाहर से मैं अनजान थी उस समय। कुछ लोग अक्सर उन्हें पूछने आने लगे, कभी 4 बजे सुबह तो कभी 11 बजे रात। अक्सर वे मुझसे कहला देते कि वे घर पर नहीं हैं। वे लोग कुछ बड़बड़ाते वापस चले जाते थे। जब कभी घर से निकलते या घर में घुसते उनसे मुलाकात हो ही जाती, तब ये उनसे बड़े खुशामदी लहजे में बात करते। अगले दिन मिलने का वादा करके उन्हें विदा कर देते। अगले दिन से फिर बहानेबाजी प्रारंभ कर देते। आते जाते बातचीत करते। वे मेरे परिचित हो गए। वे मुझे भाभी कहने लगे। पहले दरवाजे पर खड़े खड़े बात होती, फिर बैठक में बैठकर वे उनका इंतज़ार करने लगे। उनकी बातों से पता चला कि देव उनका 3 लाख का कर्जदार है। सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। इस बीच घर में ऐसा कोई सामान भी नहीं आया था जिसका उधार हो। देव को अच्छी तनख्वाह मिलती थी। परिवार हमारा छोटा सा ही था। मैंने उनकी बात का पूरा विश्वास नहीं किया। घर आने पर जब मैंने बात छेड़ी तो देव एकदम हत्थे से उखड़ गए। ऐसे बदमाशों के साथ अकेली बैठती हो, यही है सभ्य घर की औरत के लक्षण? ऐसी औरतें ही अपने पति की हत्या करवा देती हैं। बताओ तो तुम्हें क्या आवश्यकता है उनसे बात करने की? खबरदार जो आज से उनके लिए दरवाज़ा खोली। ज़्यादा हमदर्दी है तो जाओ उन्हीं के साथ रहो। उन्होंने बात को पूरी तरह विषय से भटकाकर मुझे चुप करा दिया। किंतु मेरा प्रश्न तो अशेष था। उनसे कर्ज आखिर क्यों लिया गया? उस रुपये को
कहाँ खर्च किया गया। 2-4 दिन बाद वे तीनों, सौमिक, राजन और रिपन, फिर आ धमके। मेरी हिम्मत न हुई उनके सामने आने की। वे बहुत देर तक डोरबेल बजाते रहे। जब पड़ोसी ताक झाँक करने लगे तो मुझे उनके सामने आना ही पड़ा। भाभी, दरवाज़ा खोलो, भौमिक ने तड़क कर कहा। उसका अंदाज मुझे अच्छा न लगा। अभी वे घर पर नहीं हैं, जब आएंगे तब आप लोग आना, अभी कृपा करके जाओ, मैंने धीमी किंतु दृढ़ आवाज़ में कहा। उन्होंने मेरी ओर भेद भरी नज़रों से देखा। ठीक है, मत खोलो दरवाज़ा, किंतु अपने प्यारे पति से कह देना कि अब बहुत हुआ। जुआ खेलने के लिए पैसा लिया, हमने शराफत से दे दिया, तब उसकी नीयत में हमें खोट नज़र आ रहा है तो हम भी अपने तरीके से वसूल कर ना जानते हैं। और बच्चे तो हैं बेटा तेरे, देखते हैं कहाँ तक भागता है। बस कल शाम तक का समय दे रहे हैं, मूल ब्याज सहित 5 लाख हमारे अड्डे पर पहुंचा देना, वरना हमें दोष न दे आगे। सौमिक ने ही सारी बातें कहीं और वे तीनों चले गए। उस दिन शाम को देव घर पर नहीं आए। वे भय से अपनी बच्ची को सीने से चिपकाए पूरी रात उनका इंतज़ार करती रही। वे उन लोगों के हाथ तो नहीं लग गए, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मन हजार कोठे दौड़ रहा था। एक बार आ जाए तो उनसे सलाह करके किसी प्रकार से रुपयों का प्रबंध करके इन दुष्टों से मुक्ति पाने का यत्न किया जाता। इस प्रकार भागने से कोई समाधान तो होने से रहा। वे औरत बच्चे का नाम लेकर धमका गए हैं, ना जाने क्या कर गुजरे। मैंने पुलिस की मदद लेने के बारे में सोचा, किंतु इनसे मशवरा किए बिना कुछ भी करने की मेरी हिम्मत ना पड़ी। कहीं बात और बिगड़ गई तो सारा कलंक मेरे माथे पर ही आएगा। मायके में किसी को बताऊं तो इनकी बदनामी हो। ससुराल से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद हमने उनसे कोई संबंध नहीं रखा था। वे आते तो कुछ कह सकते थे अपने पापा या भैया से, ना होगा तो कहने बेच देंगे, उस पर भी पूरा ना होगा तो ये घर बेच कर कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे, अपना परिवार बच जाए, फिर सब कुछ आ जाएगा। मैंने इन्हीं संकल्पों विकल्पों में रात गुजारी। दूसरे दिन स्नेहा को स्कूल भेजने की हिम्मत ना पड़ी मेरी। कभी बेटी की रक्त रंजित छवि आंखों के सामने घूम जाती, कभी लगता बेटी का अपहरण हो गया। खोज खोज कर परेशान हूँ, मिल नहीं रही है। वह दिन तो सुरक्षित निकल गया। रात को इनका फ़ोन आया, वह किसी अन्य का नंबर था, इसलिए मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया। इनकी आवाज़ पहचान कर खुशी से गला भर आया। उन्होंने अपने सुरक्षित होने की सूचना दी और कहा मैं स्नेहा को लेकर कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाऊं। वे थोड़े दिन में सब कुछ ठीक करके हमें वापस ले आएंगे। दूसरे दिन मैंने रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो मंगवाया। जैसे ही घर से निकलने को हुए सौमिक का फ़ोन आ गया। भाभी, डर कर भागने से कुछ ना होगा, चुपचाप घर में रहो, नहीं तो और गुस्सा आ जाएगा हमें। सुनिए, वे पैसे का इंतज़ाम में लगे हुए हैं, आप लोग थोड़ी मोहलत दीजिए। अभी तो आप लोगों के पैसे घर ही नहीं आ रहे हैं। जब आप लोगों ने विश्वास करके दिया है तो वैसे ही प्रेम से लीजिए। मैंने अपनी समस्त वाक्चातुरी का प्रयोग किया था। ठीक है, हम लोग कल दोपहर को आएंगे, आप दरवाज़ा खोलना, बैठकर बातें कर लेंगे। उसने फ़ोन काट दिया था। मैं उनके विरुद्ध जाने की स्थिति में नहीं थी। मेरी छठी इंद्री किसी भयानक अनहोनी की सूचना दे रही थी। मैंने सोचा मोहल्ले के 2-4 लोगों को बुलाकर बैठा लूँगी, ताकि वे किसी प्रकार की मनमानी ना कर सकें कि वे तीनों आ धमके। दरवाज़ा खोलो, सौमिक ने सरगोशी की। मेरा सर्वांग काँप उठा। मैं अपने स्थान पर जड़ की तरह खड़ी थी। वे आराम से बाउंड्री वॉल कूद कर अंदर आ गए। कंधे के धक्के से प्लाईवुड का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। बिजली की तेज़ी से राज ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखकर पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उतनी ही तेज़ी से रिपन ने स्नेहा को अपने कब्जे में ले लिया। उसके हाथ में खुला हुआ चाकू था, जिसे देखकर स्नेहा सकते में आ गई थी। मैं अपनी ताकत भर राजन का प्रतिरोध कर रही थी। रिपन स्नेहा को लेकर बरामदे में चला गया। सौमिक ने मेरी साड़ी खींचकर उससे मेरे हाथ पैर बांध दिए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर कसकर बांध दिया। राजन खुले चाकू के साथ दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। सौमिक ने अपने कपड़े उतारे और मेरी आबरू के चिथड़े करने लगा। मौन सारे देवताओं को पुकारा, किंतु उस समय मुझे बचाने कोई नहीं आया। तीनों ने बारी बारी से मेरी मजबूरी का लाभ उठाया। अब तक पड़ोसी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे थे। वे तीनों अपनी मोटरसाइकिल से भागे। स्नेहा डर से बेहोश हो चुकी थी। सरिता अपने आंचल में मुंह छिपाकर सिसक रही थी। दीदी, दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके जख्म को खरीदना नहीं चाहती थी। मानवी उससे लिपटकर रो पड़ी।
स्नेहा इनके रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ी आई थी। अरे अरे, आप लोग क्या कर रही हैं? अभी अभी तो अच्छी भली आई हैं। उसके प्रश्न के उत्तर से बचने के लिए दोनों ने खुद को संभाला। मासी, तुम ही बताओ क्या हुआ? तुम लोगों को कुछ नहीं रहे? हम लोग सोच रहे थे कि जब तू अपनी ससुराल जाएगी तब हम कैसे रोएंगे। गले मिलकर मानवी गीली आंखों के साथ मुस्कुरा उठी। इसी समय डोरबेल बज उठी। देखा तो बेटी कौन है। सरिता ने उससे छुटकारा पाकर संतोष की सांस ली। काकू माँ, काकू आए हैं। उसने निश्चल जी के हाथ से मिठाई का डिब्बा ले लिया था। आइए सर जी, आइए। आपको कोटिस बधाई। आपकी मेहनत से ही आज मानवी को न्याय मिल सका। सरिता ने हृदय से उनका आभार माना। बधाई तो तुम्हें देने आया हूँ। तुम्हें सरकार की ओर नारी रत्न सम्मान मिलने वाला है। ये देखो, हमारी संस्था के पास मैसेज आया है। उन्होंने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। किस लिए सम्मान मिलेगा सर जी? उसने आश्चर्य से पूछा। अपने अपराधियों के साथ अन्याय, वायन बलात्कार के अपराधियों को सजा दिलाने में सरकार की मदद करने के लिए 1 लाख रुपए सहित प्रशस्ति पत्र मिलेगा एक बड़े समारोह में। बाप रे, इतना काम किया दीदी ने। हाँ, इनके ऊपर क्या गुजरी है तो तुम जानती ही होगी। इन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद से थाने में रिपोर्ट करवाई, अपने अपराधियों को पहचाना। जब वे गिरफ्तार हो गए तब इनके पति परमेश्वर घर आए। आकर इन्हें जी भरकर डांट लगाई कि उनसे पूछे बिना थाने क्यों गई। अब अगर इनके आदमी उन्हें या अपना कोई मार डालेंगे तभी इनका मकसद पूरा होगा। जो कुछ हुआ इनकी वजह से हुआ। यदि उन्हें मुंह ना लगाती तो कुछ ना होता। क्या बोली थी तुम, जरा बताओ तो मानवी को। उन्होंने सरिता की ओर देखा था। उनकी बात सुनकर मेरा आज सम्मान और घायल हो गया। मैंने कहा, जो कह कर गुजरे हैं उससे बुरा कुछ नहीं करेंगे। इज्जत आबरू खोकर जीने का अब मतलब ही क्या रह गया है। वे मेरी बात सुनकर चुप रह गए। कुछ दिन बाद मुझे मेरे मायके पहुंचा गए। उस दुर्घटना के बाद मेरी उनसे मुलाकात हाई कोर्ट में ही होती थी। पेशी के दिन साथ देने आते थे। हमारे बीच के भावनात्मक रिश्ते मर चुके थे। वे 11 बजे चुपचाप कोर्ट में दाखिल होते, मेरे साथ रहते और शाम को अजनबी की तरह हम अपने अपने रास्ते चले जाते। मैं हर बार उसका मुंह ताकती। शायद मुझे घर चलने के लिए कहें, शायद ये कहें कि तुम्हें मेरे पापों की सज़ा मिल गई शामली। मुझे बड़ा पछतावा हो रहा यह शायद कि तुम्हारे बिना घर घर नहीं रह गया। चलो पुरानी बातें भूलकर नया जीवन प्रारंभ करते हैं। परंतु उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। माता पिता की मृत्यु के बाद भाई भाभी ने घर खाली करा लिया। मुझे अपनी बेटी को लेकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ऐसे समय आरोपियों की ओर से मोटी रकम लेकर सुलह कर लेने का प्रस्ताव भी आया, जिसे धिक्कार कर ठुकरा दिया मैंने। उसी समय मुझे सर जी मिले थे, मेरी जैसी महिलाओं की चिंता करने वाले, उनके हक के लिए लड़ने वाले। मैंने इनके रेडीमेड कपड़े के कारखाने में काम करना शुरू किया और साथ ही इनके पुनीत कार्य की सहयोगी बन गई। 5 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मेरे अपराधियों को हाई कोर्ट से आजीवन कारावास का दंड मिला। उसी दिन अंतिम बार दिखे थे देव। मैं उनके बोलने का इंतजार करती रही। वे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए थे। एक बार घर जाकर देखा तो पता चला कि वे घर बेचकर कहीं दूसरी जगह चले गए। मैंने पूरा ध्यान अपने काम में लगाया। मानवी, अब देखो, लोग मेरे काम की कदर करने लगे हैं। सरिता ने अपनी बात समाप्त कर एक बार निश्चल जी के चरण स्पर्श किए। आप जैसे पुरुष के संसर्ग में रहकर कोई औरत पुरुष मात्र से घृणा कैसे कर सकती है? कुछ पागल लोग जीवन की गाड़ी के दोनों पहियों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में कैसे लगा सकते हैं? सर जी, वह श्रद्धान्वित थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।